देखिए, महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है और रेट्स की फ्लक्चुएशन आती रहती है। अब महंगाई में एक तरफ जब किसान को भाव अच्छा मिलता है किसी चीज़ का, तो किसान को खुशी होती है कि सरकार में भाव अच्छा मिल रहा है, और भावों की अच्छा लेने की संघर्ष रही, लड़ाई रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी बातें रही, और सरकार भी चाहती है कि किसान को अच्छा भाव मिले। बट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को वो लगेगा कि इसका रेट मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक तरफ बेनिफिशरी को उसका लाभ होता है, एक तरफ कंज्यूमर को वो इफ़ेक्ट फील करता है। बट हरियाणा सरकार में, भारत की सरकार में कितने सब्सिडीज़ के प्रावधान हैं, कितने अनुदान के प्रावधान हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है। कहीं सस्ते में उनको अनाज दिलवाया जाता है, कहीं तेल दिलवाया जाता है, कहीं उनको फाइनेंशियल हेल्प दिलवाई जाती है, कहीं राशन दिलवाया जाता है, चावल दिलवाया जाता है, कहीं बिजली के ऊपर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, और हर तबका अपने अपने तरीके से उसके ऊपर प्रयास करता है। अब किसान को जब भाव अच्छा मिलता है, लेकिन वो उसका जो कंज्यूम करता है, खाद है, बीज है, डीज़ल की कंजम्पशन है, जब उसको डीजल का इस्तेमाल इंजन चला के अपने खेती को करना पड़ता है, तो तब वो कहता है कि डीज़ल के भाव मुझे महंगे पड़ रहे हैं, मुझे खाद महंगा पड़ रहा है। उसको ओवरऑल देखना होता है कि उसकी इनपुट और आउटपुट में बैलेंस क्या रहा है, और इसीलिए कमीशंस बने, इसीलिए तय किया गया कि उसको कितना भाव तय किया जाना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना तय किया जाना चाहिए। और कंज्यूमर्स का जब हार्डशिप आती है, उसको जिसका इस्तेमाल करना है और ख़ुद प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उस विषय के अंदर फिर सरकार फैसिलिटेट करती है कि इनको किस तरीके से मदद की जा सकती। स्वयं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने अध्यापन किया है। 8 साल तक मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर इस विषय को पढ़ाया है, और डिफेंस से मेरा बहुत नज़दीक का ताल्लुक़ है। देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे आर्मी सर्विसेज को, डिफेंस सर्विसेज को कंपलसरी भी किया गया है। एवरी यंग मैन हैज़ टू गो थ्रू द डिफेंस सर्विसेज। लेकिन जब मैं नौजवान की तरफ देखता हूँ और देश की सुरक्षा की तरफ देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें कोई कमी नहीं थी, उसको रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है 4 साल की सर्विसेज का, मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, और मैं प्रयास भी करूँगा इस पर कुछ लिखने का और मिलकर के बात करने का, कि पुराने सिस्टम के साथ साथ जो 4 साल का जो सिस्टम है, ये आप एडिशनल इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस सिस्टम, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है डिफेंस फोर्सेस की, वो रिक्रूटमेंट तो रेगुलर और पुराने पैटर्न पे हमें कर लेनी चाहिए। और उसके अलावा एडिशनल नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए 4 इयर्स के लिए, कि वो आर्मी की ट्रेनिंग लें, सेंस ऑफ डिसिप्लिन को सीखें, और डिफेंस मैकेनिज्म को सीखें, और अच्छे सुरक्षा प्रहरी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, देश के लिए बने, और इमरजेंसी के अंदर वो फील्ड में रह करके और शांति के टाइम में फील्ड में रह करके वो देश की सुरक्षा में काम कर सकते हैं। और उसके लिए उनको दूसरी सर्विसेज के लिए भी रास्ते उनके खुले रहने चाहिए, और 4 साल का एक अंतराल वो इस्तेमाल डिफेंस फोर्सेस में कर सकते हैं। इस पे मेरा ये ओपिनियन है, और ऐसा मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इसमें इस किस्म के कदम उठाए। पार्लियामेंट का चुनाव जब मैं कांग्रेस में होता था, उस टाइम से मैं हिसार पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि मेरी ये मान्यता रही है कि आप जिस भी हाउस में हों उसमें कंट्रीब्यूट करें, गुड सजेशंस लेकर के जाएं, अच्छी डिबेट में आप हिस्सा लें, नेशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए उसमें आपका विज़न और आपके सजेशंस मार्किंग वे में वहाँ पे रहने चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा
कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स ने मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को किल किया। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो उस वक्त भी माननीय नरेंद्र मोदी जी से जब मेरी चर्चा हुई, माननीय अमित शाह जी से चर्चा हुई, और भी पार्टी के सीनियर लीडर से जब भी चर्चा होती थी, तो मेरी राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर हिसार पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन रहा है। बट ये किन प्रकार जो दूसरी पॉलिटिकल लॉबिंग और पैंतरेबाजी, उसका कहीं ना कहीं मुझे शिकार बना दिया गया और मैं नहीं लड़ पाया। आज यदि पार्टी मेरे से पूछे तो मैं निश्चित तौर से हिसार का प्रतिनिधित्व करना चाहूँगा। और असेंबली तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम रहता है सोशल पॉलिटिकल आदमी के लिए। कम से कम हमारे जैसे लोग जिन्होंने सालों साल तक सामाजिक राजनीति के क्षेत्र में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, कंट्रीब्यूशंस दिया है, तो कम से कम असेंबली में तो हम रहें। तो यही लोगों से इल्तिजा है, यही पार्टी की लीडरशिप से इल्तिजा रहेगी। अब ये तो भविष्य तय करेगा कि किस दृष्टिकोण से, किस प्रकार से लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि नौजवानों के साथ तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसका खिलवाड़ होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो लीडर जब कोई बात कहता है तो वो ये नहीं देखते कि अपने टेन्योर के अंदर उनका दृष्टिकोण नौजवानों के प्रति कैसा रहा। और आज अपोजिशन में होने के नाते वो बात कह दी जाए तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई मायना नहीं रहता है। लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए नौजवान के पक्ष में, बातें चलनी चाहिए नौजवान के पक्ष में। मैं तो जब टेक्निकल एजुकेशन मेरे पास था तो मेरा टोटल विज़न, टोटल सोच इस तरफ थी। 90s का दशक आपको याद होगा, टेररिज्म बहुत ज़बरदस्त मुँह बाए खड़ा था। और मेरी ये सोच थी, क्योंकि मैं विद्यार्थी राजनीति से स्टूडेंट लीडरशिप का मैं एक बहुत बड़ा हरियाणा में हिस्सा था, और उसके बाद में नौजवानों के करियर को बतौर प्रोफेसर मैंने बढ़ाने का काम किया। और जब टेक्निकल एजुकेशन विषय मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं जिन नौजवानों के प्रति अपनी संवेदना रखता था, जो देश का, राष्ट्र का भविष्य रहते हैं, उनकी तरफ मेरी सोच थी। तो मैंने इस टेक्निकल एजुकेशन जो 5000 का कॉलेज छोड़ करके गया था, महकमा मेरे पास सारा 3380 3380 टोटल इनटेक उसकी थी। मैंने सबसे पहले यही काम किया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली मैं अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाऊं। और उसके पीछे कारण ये था कि टेररिज्म से यदि कोई निजात दिला सकता है तो नौजवान को रोज़गार का रास्ता दिला सकता है। नौजवान को बेरोज़गारी की तरफ नहीं, रोज़गार की तरफ लेकर के जाना है, उसको मिशन देना है, काम देना है। और उसी के तहत मैंने मेरे टेन्योर के अंदर 3380 के दाखिले को 1.5 लाख पे ले गया मैं। ये जो 2 टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ अब हैं, गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी और सर छोटू राम मूर्थल यूनिवर्सिटी, ये मेरे विजन का परिणाम है। 21 रिकमेंडेशन लिखी थी। अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास के बाद आई वॉज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया जिसने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी शुड बी देयर। और मैंने ये 2 यूनिवर्सिटियाँ उसके अंदर लिखी, और हर ज़िले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस करके, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्योंकि दिल्ली को हम 3 तरफ से दबाते हैं। तो बाहर के स्टेट की मैन पावर ट्रेंड यहाँ पे रहती थी। आज 50,000 से 10-10 लाख रुपए बच्चे जो ले रहे हैं, ये 1991 का विज़न है। तो मैं ये चाहूँगा भारत सरकार आज भी, हरियाणा सरकार आज भी उस विजनरी तरीके से काम करे और नौजवानों को रोज़गार की तरफ लेकर के जाए। ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी हमारे सामने आज। शिक्षा की बात करेगा, जो अच्छे स्वास्थ्य की बात करेगा, जो नौजवानों के रोज़गार की बात करेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने की बात करेगा, उसका भविष्य अच्छा हमेशा हो सकता है। मैंने तो 1991 के अंदर किया। ये जो थर्मल पावर प्लांट 1200 मेगावाट देने लग रहा है खेदड़ में, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा, मेरे 1991 का फैसला है। और ये जो मैंने बताया, ये सब उसी का परिणाम है। तो उसी का आज रिजल्ट आने लग रहा है। तो आज चाहे वो
आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी अच्छी बातें करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं टेररिज्म लेकर के आऊँगा, नौजवानों को शिक्षा नहीं अशिक्षित कर देंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी करनी और कथनी के अंदर फ़र्क क्या है, आपके पास लीडरशिप किस किस्म की है, आपके पास मैन पावर इन पॉलिटिकल एरा कैसा है, जो पोटेंशियल रखता है सोच का, जो इम्प्लीमेंटेशन का पोटेंशियल रखता है, जो ब्यूरोक्रेसी और एम्प्लॉयज़ को उस दिशा में काम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेयरली कोई ऑर्गेनाइजेशन बना करके सिर्फ भाषण से ये बात कह दी जाए। सो लेट अस सी, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जो दिल्ली में कह रहे थे आज पंजाब में वो कैसा करेंगे। जो फील्ड में आता है लोगों की निगाह उसकी तरफ रहती है, और जो अच्छा करेगा उसके पक्ष में अच्छे परिणाम उनके साथ हैं। यदि मिशन और बात जो कांग्रेस की आइडियलिस्टिक अप्रोच, जो किसी ज़माने में इशू बेस्ड राजनीति करते थे और आइडियलिस्टिक अप्रोच को नेशनल फ्रीडम और फ्रीडम के रिजल्ट देश को अच्छे आए उन दिशा में लेकर के चलते थे, यही बात मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि वो भी क्या लोगों को कन्विंस करवा पाएंगे कि हमने जितने समय में काम किया तो हम क्या कर पाए, और लेकुनाज रहे तो क्यों रहे, उनके खिलाफ जो आज प्रश्न चिन्ह हैं उनके ऊपर उनका स्पष्टीकरण कैसा है। शुभकामनाएं तो हम दे सकते हैं, लेकिन लोग तय करते हैं कि उनका परिणाम कैसा उनको मिलेगा। सो अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है। हमारी पार्टी अपना प्रयास कर रही है, वो लोग अपना प्रयास करने लग रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अंततोगत्वा वास्तविक नेता तो इस देश का मतदाता है, और मतदाता के पास आजकल कम्युनिकेशन के साधन बहुत हैं और भ्रमित करने के साधन भी बहुत हैं। मैं तो ये इल्तिजा करता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि हर एक मतदाता को किसी स्वार्थवंश नहीं, मेरिट के ऊपर तोल करके अपने वोट का फैसला करना चाहिए। जो सामने आपके आने वाली टीम आएगी, अच्छी टीम आएगी। देखिए, कांग्रेस में तो आज से नहीं, काफ़ी सालों से अंतर करे बड़ा ज़बरदस्त है, और दिक्कत की बात यही है कांग्रेस में कि बहुत सारे लीडर, संगठन रहे ना रहे मैं खड़ा रहूं, इस भूल के ऊपर काम करने लग रहे हैं। और यदि यही भूल उनकी कंटिन्यू करती रहेगी तो ना संगठन रहेगा ना वो रहेंगे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में संगठन को बचाए रखने के लिए प्रयास जारी रहते हैं, और कुलदीप बिश्नोई मेरे तो जिले से है। हमारे तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि यदि वो बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है, बट वो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ इच्छाएं वो आज क्या रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से किस किस्म की अपेक्षाएं हैं। इन सारी बातों के ऊपर उनके निर्णय तय करेंगे। इसलिए शायद अभी वो ही इज़ इन द वे ऑफ दिस एंड दैट, सोच विचार में ही चल रहा है मामला। और मैं तो ये कहूँगा कि हर नौजवान को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जन कल्याण की बात के प्रति कमिटमेंट के साथ काम करते रहना चाहिए। प्लेटफार्म वो कोई भी इस्तेमाल करे वो एक अलग विषय है।